बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तुम? ज़रियाब हकला कर रह गई। उसकी नजरें कुंदन के चेहरे पर मरकूज थी, जो बदस्तूर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, मैं कुंदन हूँ, लेकिन तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कुंदन ने कहा। ज़रियाब जवाब देने की बजाय कुंदन के चेहरे को घूरती रही। फिर उसने टीले पर खंडरों की तरफ देखा। उसकी नजरें रेंगती हुई रस्मक के चेहरे तक गई। ज़रियाब ने उससे सवाल किया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आकाज़ादी के हुक्म पर। रस्मक ने कुंदन की तरफ इशारा किया। हवेली में तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। आकाज़ादी का हुक्म था कि तुम्हें हर वक्त हर कीमत पर हवेली से निकाल लिया जाए। आकाज़ादी? ज़रियाब उलझी हुई निगाहों से कुंदन की तरफ देखने लगी। तुम्हें शायद अब तक यकीन नहीं आया। कुंदन के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं भी तुम्हारी और रस्मक की तरह गोश्त पोश की इंसान हूँ। लो, मुझे छूकर तो देखो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ज़रियाब की आंखों में उलझन तैर गई। उसने रस्मक की तरफ देखा और फिर कुंदन के चेहरे पर नजरें जमा दी। उसके हाथ को छूने की बजाय एक सवाल कर डाला, 10 साल पहले क्या हुआ था? कुंदन चौंक गई। उसका चेहरा धुआं हो गया। 10 साल पहले? वो खामोश होकर ज़रियाब की तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या मालूम है? 10 साल पहले तुमने रखेल शाह से अपनी जान बचाने के लिए हवेली की फसील से छलांग लगा दी थी। तुम्हारी लाश शायद जंगली जानवर घसीट कर ले गए थे, जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका। तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये बातें यहाँ खड़े रहकर नहीं हो सकती। आओ इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। वो रस्मक की तरफ घूम गई। सिद्धू कहाँ है? वो हमसे बिछड़ गया आकाज़ादी, रस्मक ने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने हाम्स के होनहार कुत्तों ने उसे चीर फाड़ डाला और मैं उसकी कोई मदद ना कर सका। कुंदन के मुंह से निकला, बेचारा। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी ज़रियाब को लेकर जा रही हूँ। रस्मक घोड़े पर बैठ गया। उसने ज़रियाब की तरफ देखा और घोड़े को हल्की सी ईड़ लगाई। घोड़े का रुख खंडरात वाले टीले के दाईं तरफ था। वो कुछ देर तक रस्मक को देखती रही, फिर खंडरों की तरफ देखने लगी। वो किसी बहुत ही शानदार इमारत के खंडर थे। कुछ दीवारें और सतून अब भी अपनी जगह पर कायम थे। उन सतूनों को देखकर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि यहाँ जो भी इमारत थी उसका तर्ज़े तामीर यूनानी था। चलो ज़रियाब। कुंदन की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। ज़रियाब, देर यहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं। ज़रियाब ने कुंदन की तरफ देखा। कुंदन मुस्कुराती हुई एक तरफ चलने लगी। ज़रियाब ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और फिर वो भी उसके पीछे चल पड़ी। वो दोनों आगे पीछे एक तंग सी पगडंडी पर चल रही थी। ज़रियाब का ख्याल था कि कुंदन भी उसी तरफ जाएगी जिस तरफ रस्मक गया था, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। उसका रुख खंडर वाले टीले की तरफ था। ज़रियाब खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। बिलाखिर वो खंडरों में पहुंच गई। ज़रियाब चारों तरफ देख रही थी। चमकती धूप में खंडर तप रहे थे। ये इमारत सुर्ख पत्थरों से तामीर की गई थी। चारों तरफ सुर्ख पत्थर बिखरे हुए थे। शिकस्ता दीवारें, बुलंदो बाला सतून चमकती हुई धूप में अजीब पुरइसरार सा तासुर दे रहे थे। कुंदन उन खंडरों में इस तरह चल रही थी जैसे उन खंडरों में ये तमाम रास्ते उसके देखे वाले हों। वो ज़रियाब से चंद कदम आगे थी। तेज हवा से उसका सफेद लुबादा हवा में उड़ रहा था। उसने एक हाथ में चादर और दूसरे हाथ में लुबादा संभाल रखा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहती हो कि ज़रियाब उसके पीछे आ रही थी या नहीं। ज़रियाब को यूं लग रहा था जैसे वो किसी कदीम शहर की तंग सी गलियों में घूम रही हो। एक जगह वो रुक गई। बिखरे हुए पत्थरों में एक जगह किसी जानवर का एक मुजस्मा सा भी पड़ा था। मुजस्मा टूटा हुआ था, उसका सर भी गायब था, लेकिन उस मुजस्मे की साहत से ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो किसी शेर का मुजस्मा था। शेर, जिसे ताकत की अलामत समझा जाता है। ये इमारत भी शायद उस इलाके में ताकत की अलामत समझी जाती होगी, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों ने उसे मलिया मेट कर दिया था। आओ ज़रियाब, रुक क्यों गई?
कुंदन की आवाज सुनकर जरियाब चौंक गई और रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों से बचती हुई आगे बढ़ने लगी। उन खंडरों में कई चक्कर काटने के बाद कुंदन एक जगह रुक गई। उससे चंद गज आगे एक मीनार सा नजर आ रहा था। तकरीबन 30 फुट बुलंद उस मीनार की दीवारों पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन हवादसे जमाना ने उस नक्शो निगार को बुरी तरह मुतासिर किया था। जरियाब को जानकर हैरत हुई कि इस मीनार में दाखिले का कोई रास्ता नहीं था। उसने मीनार के चारों तरफ घूमकर देखा। उसे कोई ऐसी जगह नजर न आई थी जिससे उस मीनार में दाखिल हुआ जा सकता था। ये गोल मीनार कहीं से टूटा हुआ भी नहीं था। उसकी दीवारें ऊपर तक सलामत थी। मीनार का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह था जैसे कोई हेठ ऊंधा रखा हो। वो दोबारा कुंदन के करीब आई, जो उसी जगह पर खड़ी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे इन खंडरों में क्यों लेकर आई हो? जरियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हवेली से तुम्हारे फरार के बाद गुबांग और हाम्स चैन से नहीं बैठेंगे। वो तुम्हारी तलाश में आसपास की बस्तियों को भी खंगाल के रख देंगे और इस तरफ भी जरूर आएंगे। ये खंडरात हमारे लिए महफूज तरीन पनाहगाह साबित होंगे। यहाँ वो हमारा सुराग नहीं लगा सकेंगे। कुंदन ने जवाब दिया। महफूज पनाहगाह? जरियाब ने ताज्जुब का इजहार करते हुए चारों तरफ देखा। तुम समझती हो कि ये खंडरात हमें पनाह दे सकेंगे? हाँ, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह सदियों पहले ये इमारत अपने मकीनों के लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी, उसी तरह आज ये खंडर भी हमें पनाह देंगे। जरियाब बदसूर उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कुंदन ने एक बार फिर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक शिकस्ता दीवार के साथ बैठ गई। दीवार में जमीन की सतह से तकरीबन 1 फुट ऊपर एक पत्थर निकला हुआ था, जिससे दीवार में एक खला सा बन गया था। कुंदन ने उस खला में हाथ डालकर कोई चीज निकाली जिसे जरियाब नहीं देख सकी। वो सीधी होकर दाईं तरफ मुड़ना ही चाहती थी कि बहुत दूर धूल के बादल उड़ते देखकर वो चौंक गई। शायद वो लोग तुम्हारी तलाश में इस तरफ आ रहे हैं। मेरे साथ आओ, जल्दी करो, कुंदन ने कहा और तेज कदम उठाती हुई एक तरफ चलने लगी। जरियाब भी तेज तेज कदम उठाती हुई चल रही थी। पत्थरों से ठोकर खाकर वो कई मर्तबा गिरते गिरते बची थी। कुंदन एक जगह रुक गई। वहां एक दीवार के नीचे खड़सा नजर आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजू से जमीन खोदकर उस शिकस्ता दीवार के नीचे अपना ठिकाना बना रखा हो। वो खड़ इतना कुशादा था कि एक आदमी सीने के बल रेंगकर आसानी से उसमें दाखिल हो सकता था। कुंदन बड़ी फुर्ती से जमीन पर बैठ गई। उसने अपने पैर अंदर दाखिल किए और फिर पुश्त के बल रेंगती हुई उस खड़ में दाखिल हो गई। जल्दी करो जरियाब, अगर उन लोगों ने हमारी झलक भी देख ली तो पूरे खड़ को खोद कर रख देंगे। खड़ के अंदर से कुंदन की आवाज सुनाई दी। जरियाब ने गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखा। बहुत दूर गिरदो गुबार का बादल सा उड़ता हुआ नजर आ रहा था। वो यकीनन 1 या 2 घुड़सवार थे जो इसी तरफ आ रहे थे। फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उन घुड़सवारों को नहीं देख सकी थी, लेकिन उड़ती हुई धूल से जाहिर हो रहा था कि उनका रुख इसी तरफ था। कुंदन ने उसे दोबारा अंदर आने के लिए कहा। जरियाब का दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन अगर वो लोग इस तरफ आ रहे थे तो वो जल्द ही इसे पकड़ लेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हवेली से निकलना नहीं चाहती थी, मगर रस्मक और उसके साथी उसे बेहोश करके उठा लाए थे। हाम्स उसके हाथों पिटा भी था। वो उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसकी भलाई इसी में थी कि कुंदन के कहने पर अमल करे। क्या सोच रही हो जरियाब, जल्दी करो, कुंदन की आवाज फिर सुनाई दी। जरियाब जैसे होश में आ गए। कुंदन के मशवरे पर अमल करने में ही भलाई थी। इस वक्त उसके सिवा कोई चारा नहीं था। उसने एक बार फिर उड़ती हुई धूल की तरफ देखा और जमीन पर बैठ गई। फिर जिस तरह कुंदन खड में दाखिल हुई थी उसी तरह जरियाब भी अंदर चली गई। ये एक तंग सी सुरंग थी जिसमें सिर्फ रेंग कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। कुंदन ने टॉर्च रोशन कर ली थी। जरियाब को समझने में देर नहीं लगी कि कुंदन ने मीनार के करीब दीवार की हला से जो चीज उठाई थी वो टॉर्च ही थी। 3-4 गज के बाद ये सुरंग दाएं तरफ मुड़ गई और फिर बाएं तरफ। वो दोनों आगे पीछे रेंगती हुई आगे बढ़ती रही। तकरीबन 15 गज का मजीद फासला तय करने के बाद जरियाब अचानक ही कुशादा जगह पर निकल आई। उसने मुड़कर देखा। वो तंग सी सुरंग एक खिड़की की तरह लग रही थी। उसके दाएं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। कुंदन ने टॉर्च जमीन पर रख दी। उस पत्थर को धकेलने में मेरी मदद करो, वो जरियाब की तरफ देखते हुए बोली। जरियाब उसके करीब पहुंच गई और दोनों पत्थर को धकेलने लगी।
पत्थर सिरकता हुआ सुरंग के खिड़की नुमा दहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे उसी जगह से निकाला गया हो। कुंदन ने टॉर्च उठाई और वो दोनों कुशादा सुरंग में चलने लगी। बल खाती हुई सुरंग एक जगह खत्म हो गई। आगे एक बहुत बड़ा हॉल था। पत्थर के बड़े बड़े सतूनों ने छत को सहारा दे रखा था। उस हॉल के दूसरी तरफ एक कुशादा राहदारी में मशअले जा रही थी। हाँ, अगरचे पूरी तरह रोशन नहीं था, लेकिन तारीकी बहरहाल कम हो गई थी। ज़रियाब का दिल होले होले कांप रहा था। वो अजीब तागूती चक्कर में फंस कर रह गई थी। वो अपने खानदान की तारीख पर रिसर्च करने निकली थी और पुरअसरार हालात का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत-ए-हाल से निजात कैसे हासिल करेगी। राहदारी के इख्तिताम पर एक और छोटा सा हॉल था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। उस हॉल में भी कई मशअले रोशन थी और रोशनी बहरहाल इतनी मुनासिब थी कि चंद कदम दूर खड़े हुए शख्स का चेहरा बखूबी देखा जा सकता था। एक बात ज़रियाब ने हाथों से नोट की थी कि उन सुरंगों या तहखाने में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। लगता था जैसे ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का कोई मौसर निज़ाम मौजूद हो। उस हॉल के ऐन वस्त में एक बहुत बड़े सतून ने छत को सहारा दे रखा था। हॉल में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे पत्थर भी पड़े थे जिन्हें सीटों के तौर पर तराशा गया था। ज़रियाब वहां खड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी। फिर दफतन दाएं तरफ एक कमरे का दरवाजा खुला और रस्मक कमरे से निकलकर हॉल में आ गया। रस्मक को देखकर ज़रियाब उछल पड़ी। वो तो घोड़े पर सवार होकर टीले के दाएं तरफ चला गया था। वो इनसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? और फिर वो घोड़ा। ज़रियाब ये सब कुछ सोच रही थी कि कुंदन की आवाज सुनकर चौंक गई। तुम शायद ये सोच रही हो कि रस्मक हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? कुंदन कह रही थी। खंडर के नीचे इस तहखाने में आने का एक और रास्ता भी मौजूद है। ये तहखाना दरअसल रस्मक ही की दरियाफ्त है। इस रास्ते से सिर्फ हम चंद लोग वाकिफ हैं कि इन खंडरों के नीचे कोई तहखाना भी है। महकमा आसार कदीमा को शायद इन कदीम खंडरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई। हो सकता है कभी इस तरफ तवज्जो दी जाए और तहकीकात के दौरान अगर कभी खुदाई की गई तो शायद इस तहखाने का राज खुल जाए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ज़रियाब ने कुंदन के चेहरे पर नजरें जमा दी। ये सवाल कितनी मर्तबा पूछोगी? कुंदन मुस्कुरा दी। वो मजीद कुछ कहना ही चाहती थी कि एक और कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की नपे तुले कदम उठाती हुई उनकी तरफ आने लगी। ज़रियाब बड़ी अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी चाल से यूं लगता था जैसे कदम जमीन पर रखने की बजाय हवा में तैर रही हो। ज़रियाब के दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। लड़की की उम्र 16-17 साल के लगभग रही होगी। बेहद हसीन थी। ज़रियाब को दिल ही दिल में इतराफ करना पड़ा कि ऐसी हसीन लड़की उसने कभी भी ना देखी थी। उसके होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट थी। ये खुशनुमा है। कुंदन ने गोया इसका तारुफ करवाया। ये रस्मक की छोटी बहन है। ये दोनों बड़ा चाहते हैं एक दूसरे को। यूं कह लो कि ये एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। और खुशनुमा वो लड़की की तरफ घूम गई। ये ज़रियाब है। इसका गायबाना तारुफ मैं तुमसे पहले भी करवा चुकी हूँ। खुशनुमा ने आगे बढ़कर ज़रियाब की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़रियाब एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। खुशनुमा का हाथ रुई के गाले की तरह नरम था। ज़रियाब से हाथ मिलाते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उसके साथ ही उसके दाएं रुखसार में एक छोटा सा गड़ा पड़ गया था। वो वाकई खुशनुमा थी। रुखसार पर गड़े ने उसके हुस्न में और इजाफा कर दिया था। आइए, खुशनुमा ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। रस्मक भैया ने बताया कि आप लोग आ रही हैं, तो मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। चंद मिनट ही लगेंगे। कुंदन ज़रियाब को लेकर एक कमरे में आई। कमरे के वस्त में मेज की तरह का एक बहुत बड़ा मुस्ततील पत्थर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर की सतह बेहद चिकनी थी। उसके इतराफ में सीटों की तरह तराशे हुए पत्थर रखे हुए थे। पत्थर की उस मेज के गिर्द बैक वक्त 10 आदमी बैठ सकते थे। 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ और एक एक चौड़ाई के रूप पर आमने सामने। ज़रियाब को समझने में देर न लगी कि सदियों पहले भी ये पत्थर डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। ज़रियाब और कुंदन मेज की लंबाई के रूप आमने सामने बैठ गई। कुछ देर के बाद रस्मक ने मेज पर पानी का जग, गिलास और प्लेटें सजाई। ज़रियाब का गला खुश्क हो रहा था। उसने एक गिलास में पानी उंडेला और गिलास को होंठों से लगाकर गटागट पानी पीने लगी। पानी पीते हुए ज़रियाब की नजरें कुंदन की तरफ उठ गई। वो भी एक गिलास में पानी उंडेल रही थी। फिर उसने गिलास उठाकर होंठों से लगाया। ज़रियाब का गिलास भी होंठों से लगा हुआ था, लेकिन अब वो पानी नहीं पी रही थी। वो गिलास हटाए बगैर अजीब सी नजरों से कुंदन की तरफ देख रही थी।
उसे अपने दिमाग में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। रूहों को खाने पीने की एहतियाज नहीं होती। कुंदन ने ग्लास होंठों से हटाकर मेज पर रखा। ज़रियाब ने ग्लास की तरफ देखा, वो खाली था। उसने भी ग्लास मेज पे रखा और कुंदन की तरफ देखने लगी। कुंदन के होठों पर मुस्कुराहट थी। ज़रियाब सोच रही थी कि क्या कुंदन वाकई जिंदा और गोश्त पोश की औरत थी, लेकिन चौकीदार निमरान ने बताया था कि उसकी बेटी कुंदन 10 साल पहले मर गई थी। मरे हुए इंसान जिंदा नहीं हो सकते। अगर ये कुंदन की रूह नहीं थी तो फिर कौन थी? इसकी जुड़वा बहन या कोई और हमशक्ल? लेकिन वो कुंदन की बहन नहीं हो सकती थी। निमरान ने बताया था कि कुंदन उसकी इकलौती बेटी थी। ये कोई और थी जो इसकी हमशक्ल थी। लो, मेरा हाथ थाम कर देखो, तुम्हारे सारे खदशात दूर हो जाएंगे। कुंदन ने मुस्कुराते हुए अपना सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लगता था जैसे उसने ज़रियाब के ख्यालात पढ़ लिए हों। ज़रियाब मेहरूती उंगलियों वाले इस खूबसूरत हाथ की तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। फिर वो अपना सीधा हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अंदेशा हुआ कि अगर इसने कुंदन के हाथ के साथ अपना लम्स महसूस किया। कुंदन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कुछ और आगे बढ़ाकर दिया। ज़रियाब की उंगलियां कांप रही थी। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और फिर पहले उसने कुंदन की एक उंगली को छुआ। उसने लम्स महसूस किया था और फिर उसने कुंदन का पूरा हाथ थाम लिया। उसके साथ ही उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया था। शुक्र है तुम्हारी एक गलत फहमी तो दूर हुई, कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त खुशनुमा और रस्मक नाश्ता लेकर आ गए। वो खुद भी आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। नाश्ता देखकर ज़रियाब की भूख चमक उठी थी। नाश्ते के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। नाश्ते के बाद खुशनुमा और रस्मक बर्तन उठाकर ले गए तो कुंदन भी ज़रियाब को इशारा करते हुए उठ गई। वो दोनों एक और कमरे में आ गई। कमरे के फर्श पर सुर्ख रंग की दरी बिछी हुई थी। एक दीवार के साथ 2-3 फर्शी कुशन भी पड़े हुए थे। कुंदन एक कुशन से टेक लगाकर बैठ गई। बैठो, उसने ज़रियाब को इशारा किया। 10 साल पहले क्या हुआ था? ज़रियाब ने बैठते हुए कहा। तुमने फसील से छलांग लगा दी थी। इतनी बुलंदी से छलांग लगाने के बाद किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं। मुझे मुर्दा तस्वुर कर लिया गया था, कुंदन ने कहा। अब भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं मर गई थी और मेरी लाश जंगली जानवर घसीट कर कहीं ले गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मगर तुम्हें किसने बताया? जागीरदार निमरान ने, ज़रियाब ने जवाब दिया। बाबा ने? कुंदन की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। तुम मिली थी बाबा से? कैसे हैं बाबा? चंद रोज पहले वो रात के पिछले पहर मेरे कमरे में आ गए थे, ज़रियाब ने जवाब दिया। उस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है, तफसील से कोई बात नहीं हो सकी थी। हाम्स को पता चल गया था कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। उन्हें बड़ी उसरत में वहां से जाना पड़ा। वो रखेल शाह की कैद में है और कोपांग और हाम्स उनकी निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। बाबा कैसे हैं? कुंदन ने फिर अपना सवाल दोहराया। बीमार हैं, ज़रियाब ने जवाब दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उन्हें उस कैद से निजात दिला दी जाए तो उनकी बीमारी चंद ही दिन में दूर हो जाएगी। मैं उनकी तलाश में हूँ। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस हवेली के नीचे तुम सुरंगों का जाल देख चुकी हो। बड़े खुफिया और पुरअसरार रास्ते हैं। कुछ रास्ते मस्मार हो चुके हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि बाबा को कहाँ रखा गया है। काश मैं उन तक पहुंच सकूं। तुम्हारे बाबा के कहने के मुताबिक हवेली से निकलने के लिए 4 खुफिया रास्ते हैं, जिनमें से एक मस्मार हो चुका है। शायद उसकी सुरंग बैठ गई है। एक रास्ता उसी कमरे से है जहां मुझे रखा गया था और एक किचन में किसी जगह। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे बाबा 1-2 दिन बाद फिर मुझसे राब्ता करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरा ख्याल है कि कोपांग वगैरह को पता चल गया होगा। हो सकता है उनकी निगरानी सख्त कर दी गई हो। लेकिन तुम लोगों ने मुझे वहां से क्यों निकाल दिया? तुम्हारी जान खतरे में थी, कुंदन ने जवाब दिया। रखेल शाह का ख्याल है कि तुम बाबा की कोई करीबी रिश्तेदार हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के सिलसिले में बुलाया है। रखेल शाह तुम्हें कत्ल करवा देना चाहता था। अगर तुम 1-2 दिन और वहां रह जाती तो वो लोग तुम्हें कत्ल करके लाश किसी ज़ेरे ज़मीन सुरंग में फेंक देते और दुनिया वालों को पता भी ना चलता। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ज़रियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। दरवेशपुर में रखेल शाह के दफ्तर में एक हमदर्द मौजूद है। ये इत्तला मुझे उसी ने दी थी, कुंदन ने जवाब दिया।
تم واقعی کندن ہو یا اس کی ہم شکل؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ کندن نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا، میں کندن ہی ہوں۔ 10 سال پہلے رکھیل شاہ نے جاگیر پر قبضہ جمانے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ مجھ سے شادی کرے۔ میں بابا کی اکلوتی اولاد ہوں، کوئی بائی بہن نہیں، قانونی طور پر جاگیر کی وارث ہوں۔ مجھ سے شادی کر کے رکھیل شاہ جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بابا سے میرے رشتے کی بات کی، مگر بابا نے صاف انکار کر دیا۔ بابا سے مایوس ہو کر اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ ایک دن میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اس وقت تو رکھیل شاہ نے برداشت کر لیا، لیکن وہ انتقام کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ ان دنوں حویلی میں کچھ چہل پہل ہوا کرتی تھی، ہاتھ سے نوکر چاکر تھے، شہر سے مہمانوں کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔ جاگیر کا سارا حساب کتاب رکھیل شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ بابا تو بس گھوم پھر کر ہی وقت گزار دیا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے بابا کو پتہ چل گیا کہ رکھیل شاہ لاکھوں روپے کھا چکا ہے۔ بابا نرم مزاج ہے، انہوں نے رکھیل شاہ کو صرف وارننگ دینے پر ہی اکتفا کیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ کوئی سخت قدم اٹھاتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ رکھیل شاہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ وہ اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں سلگتا رہا، اور پھر ایک رات کندن چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری کرتے ہوئے بولی، بابا شہر گئے ہوئے تھے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ رکھیل شاہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بدحواس سی ہو گئی۔ رکھیل شاہ نے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی، مگر میں بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئی اور دوڑتی ہوئی حویلی کی فصیل پر آ گئی۔ حویلی کے پاس نوکر میری چیخوں کی آواز سن کر جاگ گئے، اور اس روز شہر سے کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی جاگ گئے۔ رکھیل شاہ میرے پیچھے فصیل پر پہنچ گیا۔ اس پر انتقام کا بھوت سوار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں نے فصیل سے چھلانگ لگا دی۔ میں درختوں کی شاخوں میں الجھتی ہوئی نیچے گری۔ مرنے سے بچ گئی تھی، لیکن کچھ چوٹیں آئی تھی۔ میں خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو حویلی سے کئی دور کسانوں کی چھوٹی سی بستی کے ایک مکان میں پایا۔ دراصل رسم کا باپ میرے چھلانگ لگانے کے تھوڑی ہی دیر بعد دوڑتا ہوا حویلی سے باہر آیا۔ اس نے مجھے تلاش کیا اور بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اس بستی میں لے آیا۔ بات کے بعد سے مجھے وقتاً فوقتاً رمسک کے والد سے معلوم ہوتی رہی۔ بابا کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے رکھیل شاہ کو جاگیر کی ملازمت سے نکال دیا۔ رکھیل شاہ بظاہر حویلی سے چلا گیا، لیکن گوپانگ اور ہانس جیسے اس کے گھرکے حویلی میں موجود تھے۔ وہ رکھیل شاہ کو ایک ایک لمحے کی صورتحال سے باخبر رکھے ہوئے تھے۔ بابا اور حویلی کے دوسرے لوگ یہی سمجھے کہ میں فصیل سے چھلانگ لگانے کے بعد ہلاک ہو گئی تھی، اور جنگلی جانور میری لاش کو گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ تمریز نے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے بابا کو بھی اس راز سے آگاہ نہیں کیا۔ بابا ان دنوں رکھیل شاہ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ رکھیل شاہ نے گوپانگ اور ہامس کے ذریعے بابا کو اپنی سازشوں کے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ حویلی میں چند ملازم بابا کے وفادار بھی تھے۔ رکھیل شاہ اپنے گڑکوں کے ذریعے ایک ایک کر کے انہیں ختم کرواتا رہا۔ تمریز اپنے بیٹے رسمک اور بیٹی خوشنما کو حویلی سے نکال کر کسانوں کی اس بستی میں منتقل ہو گیا تھا جہاں میں تھی۔ بابا عملی طور پر ان کے قیدی بن کر رہ گئے تھے۔ وہ چاروں طرف سے سازشوں میں گرے ہوئے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے گوپانگ اور خام سائی کی طرح ان کے ساتھ لگے رہتے۔ وہ بابا کو کسی سے تنہائی میں ملنے یا بات کرنے کا موقع نہ دیتے۔ حویلی میں تمریز ایسا واحد آدمی رہ گیا تھا جو بابا کا وفادار تھا، لیکن وہ بھی بے بس ہو کے رہ گیا، اور پھر ایک دن رکھیل شاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ رسمک مجھے اور اپنی چھوٹی بہن خوشنما کو لے کر کسانوں کی اس بستی سے نکل آیا۔ خوشنما اس وقت 6 سال کی تھی۔ رکھیل شاہ کو میرے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن اس کے آدمی رسمک کی تلاش میں تھے۔ رسمک اس وقت گبرو جوان تھا، لیکن وہ اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے اور خوشنما کو ان انسانی بھیڑیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے اور خوشنما کو لے کر اس ملک سے ہی نکل گیا۔ رسمک نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ان 10 برسوں کے دوران اس نے بہت سختیاں برداشت کی، بڑے دکھ اٹھائے، لیکن مجھے اور خوشنما کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دی۔ ہم دونوں نے تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ رسمک نے ہماری ہر خواہش پوری کی۔ اس نے ہم دونوں کو کبھی یہ احساس ہونے نہ دیا کہ ہمارے باپ نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے رسمک ہمیں لے کر وطن واپس آیا۔ ہمیں اس نے کلاچی میں چھوڑا اور خود صورتحال معلوم کرنے کے لیے درویش پور آیا۔
दफ्तर में एक आदमी ऐसे आदमी से राब्ता हो गया जो अभी बाबा का वफादार था। उसने बताया कि बाबा सख्त बीमार हैं और रखेल शाह की कैद में हैं। रखेल शाह ने बाबा को हवेली में कैद करके जागीर के निजाम पर कब्जा कर लिया। उसने हवेली के तमाम नौकरों को निकाल दिया, जिन पर किसी किस्म का शुबा था उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हवेली पर कब्जा करने के लिए उसने बड़े लंबे चौड़े मंसूबे बना रखे हैं। रस्मत ने उन खंडरों में ये तहखाना दरियाफ्त कर लिया। यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर किसानों की एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन हमने कभी उस बस्ती का रुख नहीं किया। रस्मत ने जरूरत का हर सामान यहाँ जमा कर रखा है। हम कभी कभी शहर से यहाँ आकर पड़ाव डाल लेते हैं और यहीं से एक तवील फासला तय करके मैं हवेली में दाखिल होकर बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझे हवेली के तमाम खुफिया रास्तों का पूरी तरह इल्म नहीं। जो रास्ते मालूम हैं उनके जरिए बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। फिर दरवेशपुर के दफ्तर में बाबा के वफादार उसी आदमी से तुम्हारे बारे में पता चला। उन्हें यह भी पता चल गया था कि बाबा ने तुम्हारे नाम खत डॉक्टर के जरिए पोस्ट करवा दिया था। उन्होंने डॉक्टर को भी दरवेशपुर में इस तरह कत्ल करवा दिया कि उसकी मौत को एक हादसा ही समझा गया। हमारे आदमी के बयान के मुताबिक रखेल शाह को शुबा है कि तुम बाबा की कोई अजीज हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के लिए बुलाया है। कल ही इत्तला मिली थी कि रखेल शाह ने तुम्हें भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। वो 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कत्ल कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें हवेली से निकालने का फैसला कर लिया था। रज़्मक और सिद्धू तुम्हें वहां से निकालने के लिए गए। सिद्धू बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा, बहुत अच्छा आदमी था वो। मुझे उसकी मौत का काफी दुख हुआ। क्या तुम लोगों ने मुझे हवेली से निकालकर गलती नहीं की? ज़रियाब ने कुंदन के खामोश होने पर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हारे बाबा से मेरा एक और मुलाकात हो चुकी थी। मैं हवेली में ही रहकर उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा था। कुंदन ने जवाब दिया, तुम यहाँ रहकर भी बाबा की मुलाकात कर सकते हो। वैसे बाबा से तुमने किस कमरे में मुलाकात की थी? ज़रियाब चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसे समझाने लगी कि वो कौन सा कमरा था जहां उसने मुलाकात की थी। ठीक है, कुंदन ने कहा, 1-2 दिन तक हवेली का रुख करना खतरे से नहीं होगा। गोबांग और हाम्स की भागदौड़ खत्म हो जाए तो हम हवेली में दाखिल होकर बाबा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे बाबा ने बताया था कि उनके पास इस खानदान के बारे में कुछ कदीम दस्तावेजात मौजूद हैं। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ जानती हो? ज़रियाब ने पूछा। बाबा भी चाहते थे कि इस खानदान की तारीख मुरतब की जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ अरसा काम भी किया था, लेकिन फिर रकेल शाह की साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया और वो काम अधूरा रह गया। उनके पास यकीनन ऐसी दस्तावेजात होंगी जो वो तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं, कुंदन ने जवाब दिया। ज़रियाब कुछ कहना चाहती थी कि रज़्मक कमरे में दाखिल हुआ और कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग खंडर में पहुंच चुके हैं। यहाँ आने से पहले वो किसानों की बस्ती की तरफ गए थे। तुम भी आओ मेरे साथ। कुंदन ज़रियाब को इशारा करते हुए उठ गई। वो कमरे से निकलकर बड़े हॉल में से होते हुए सरंगों में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक तंग सी जगह पर ऊपर की तरफ गोल सीढ़ियां थी। यूं लगता था जैसे वो किसी गहरे कुएं में हों। रज़्मक ने टॉर्च की रोशनी से इशारा किया। कुंदन सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पीछे ज़रियाब थी और सबसे आखिर में रज़्मक, जो हाथ एक तरफ को निकाले उन्हें टॉर्च से रोशनी दिखा रहा था। सीढ़ियां दीवार के साथ साथ गोलाई में बनी हुई थी। आखिरी सीढ़ी पर ज़रियाब कुंदन के करीब रुकी। ऊपर आते हुए ज़रियाब ने एक बात नोट की थी कि सीढ़ियों के साथ कहीं कहीं दीवार में सुराख थे, जो सुराख सूरज के रुख पर बनाए गए थे। रज़्मक ने मुड़कर होंठों पर उंगली रखी और फिर एक सुराख की तरफ इशारा किया। ज़रियाब उस सुराख से बाहर झांकने लगी। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। तकरीबन 20 गज दूर खंडरों में गोबांग घोड़े पर बैठा इधर उधर देख रहा था। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में शॉट गन संभाल रखी थी। आसपास का मंजर देखकर ज़रियाब को ये समझने में देर न लगी कि जिस कुएं के अंदर गोल सीढ़ियों पर वो खड़ी थी वो दरअसल वही मीनार थे जिसे वो बाहर से भी देख चुकी थी, और बाहर से उसे मीनार में दाखिले का कोई रास्ता नजर न आया था। ये एक तरह का वॉच टावर था। जिस जमाने में ये इमारत आबाद होगी उस वक्त उस वॉच टावर के जरिए आसपास निगाह रखी जाती होगी।
जरियाब ने मुड़कर कुंदन की तरफ देखा। वो एक और सुराख से झांक रही थी। घोड़े के कदमों की आवाजें सुनकर जरियाब ने फिर सुराख से आंख लगाई। इस मर्तबा बाहर का मंजर देखकर उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। हांस एक स्याह घोड़े पर सवार एक शिकस्ता दीवार की आड़ से निकलकर सामने आ रहा था। उसके भी एक हाथ में शॉट गन थी। सबसे खौफनाक मंजर ये था कि घोड़े के पीछे तकरीबन 10 कदम के फासले पर एक उधेड़ उम्र आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथ रस्सी में बंधे हुए थे और रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े की ज़ेन से बंधा हुआ था। वो कोई किसान था। आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। उम्र 45 के लगभग रही होगी। मैली सी शलवार और फटी हुई कमीज। उसकी पेशानी और चेहरा खून आलूद था। दोनों कोहनियां भी खून आलूद थी और दोनों घुटनों के करीब शलवार पर भी खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हाम्स कुपान के करीब आकर रुक गया। वो दोनों कुछ देर इधर उधर देखते रहे। फिर हाम्स ने शॉटगन का रुख ऊपर की तरफ करके ट्राइगर दबा दिया। वीराना फायर की आवाज से गूंज उठा। वीराने में देर तक बाजगी सुनाई देती रही। कोपांग ने हाम्स को इशारा किया और घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका देकर ढीला छोड़ दिया। घोड़ा इशारा पाकर हरकत में आ गया। घोड़े के पीछे बंधा हुआ आदमी उठकर घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा। चंद मिनट के बाद वो शिकस्ता दीवारों के पीछे निगाहों से ओझल हो गए। ये कौन था? जरियाब ने कुंदन की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में वीरानी सी झलक आई थी। यहाँ से तकरीबन 1 मील की दूरी पर वाक़े किसानों की बस्ती का चौधरी खरमत अली। कुंदन की बजाय रस्मक ने जवाब दिया। ये लोग इंसान नहीं, वाकई दरिंदे हैं। जरियाब बड़बड़ाई। वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या वो इस तहखाने के बारे में जानता है? नहीं। इस मर्तबा भी रस्मक ने जवाब दिया। बस्ती के किसी बाजी को इस तहखाने का इल्म नहीं, लेकिन वो चौधरी खुरमत को घोड़े के पीछे बांधकर ले गए हैं। वो हवेली में ले जाकर उस पर मजीद जुल्म करेंगे, लेकिन ये जुल्म उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्हें खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ये लोग तुम्हारी तलाश में जागीर का कोना कोना छान मारेंगे। अब तुम उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई हो सकता है ये दरवेशपुर से कुछ और आदमी मंगवा लें। कुंदन ने जरियाब की तरफ देखते हुए कहा, तुम उनके बहुत से राज जान चुकी हो और गालिबन पहली हस्ती हो जो हवेली से निकलने में कामयाब हुई। तुम्हारी जिंदगी उनके लिए मौत है। वो तुम्हें हर कीमत पर तलाश करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है उन्हें मेरी तलाश में ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। जरियाब ने कहा। क्या मतलब? कुंदन ने उसे घूरा और उसके लहजे से चौंक गई। मैं आज रात हवेली में वापस आऊंगी, जरियाब ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुंदन अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। यानी सब कुछ चाहते हुए भी तुम मौत के मुंह में छलांग लगाना चाहती हो। तुम शायद भूल रही हो कुंदन कि तुम्हारा बाप भी हवेली में उन्हीं दरिंदों के रहमो करम पर है। जरियाब ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कुंदन चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम खुरमत चौधरी की हालत देखकर जज्बाती हो रही हो। चलो आराम से बैठकर बात करेंगे। वो लोग मीनार से उतरकर दोबारा उसी कमरे में आ गए। थोड़ी देर के बाद खुशनुमा भी आ गई। कुंदन और रस्मक जरियाब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इन हालात में हवेली का रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, लेकिन जरियाब का मौकफ ये था कि हवेली में दाखिल होने का यही बेहतरीन मौका है। हाम्स और कुपांग अकेले होंगे। अगर उनसे सामना हो गया तो उन दोनों से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने दरवेशपुर से मजीद आदमी बुलवा लिए तो फिर हवेली का रुख करना खतरनाक होगा। वो देर तक बहस करते रहे। बिलाहिर जब जरियाब ने ये धमकी दी कि अगर उनमें से कोई जाने को तैयार न हुआ तो वो अकेली भी चली जाएगी, तो रस्मक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी पीछे नहीं रह सकती, कुंदन ने कहा। और बिलाहिर ये तय हुआ कि शाम का अंधेरा फैलते ही वो तीनों यहाँ से निकल चलेंगे और खुशनुमा को बस्ती में छोड़ दिया जाएगा। क्या बस्ती के लोग काबिले एतमाद हैं? जरियाब ने पूछा। वो आका के वफादार हैं, रस्मक ने जवाब दिया। जागीर का हर किसान जानता है कि रखेल शाह जागीर पर कब्जा करने के लिए आकाजादी के खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो बहुत जालिम और शफाक आदमी है। उससे अनाज का एक एक दाना छीन कर ले जाता है। साल भर चिलचिलाती धूप में मेहनत मुशक्कत करने वाले ये लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि उनका आका जिंदा है। वो एक उम्मीद पर जी रहे हैं। वो अपनी जान दे देंगे मगर आकाजादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे।
लेकिन वो बस्ती के चौधरी को भी पकड़ कर ले गए हैं, किसी और को भी पकड़ सकते थे। ज़रियाब ने कहा। गलती मेरी थी, रस्मक ने कहा। तुमने शायद उस घोड़े पर तवज्जो नहीं दी थी जिस पर हाम्स सवार था। ये वही घोड़ा था जो हमने हाम्स की पिटाई के बाद हासिल किया था। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने वो घोड़ा हुरमत चौधरी के हवाले कर दिया। गोपांग और हाम्स पहले बस्ती में गए। चौधरी के पास ये घोड़ा देकर समझ गए होंगे कि वो हमारे बारे में जानता है। उन्होंने बस्ती के एक एक घर की तलाशी ली होगी और फिर हुरमत को पकड़कर इस तरफ आ गए। अगर चौधरी जिंदा हवेली तक पहुंच गया तो वो इससे हमारे बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रियाब उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम लोगों ने बताया था कि बस्ती यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर है, लेकिन तुम हमारे आने से पहले उस तहखाने में पहुंच चुके थे। क्या 1 मील का फासला सेकंडों में तय हो सकता है? मैं इस टीले के दूसरी तरफ पहुंचा ही था कि मुझे खेतों में हुरमत चौधरी मिल गया। मैंने घोड़ा उसके हवाले कर दिया और खुद इस तरफ आ गया। मैंने उसे हिदायत कर दी थी कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके घोड़े को कहीं और भिजवा दे, लेकिन शायद उसे मौका नहीं मिल सका होगा और इस तरह वो उनके काबू में आ गया। रस्मक ने कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में हाम्स यहाँ तक दौड़ता हुआ आया होगा जबकि गोपांग अपने घोड़े पर सवार था? ज़रियाब ने उसे घूरा। हाम्स वाकई कोई बदरूह है, रस्मक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फासले उसके लिए कोई मानी नहीं रखते, वो घोड़े से ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ सकता है। तो बहरहाल ये तय हुआ कि हम सूरज गरूब होते ही यहाँ से निकल चलेंगे, ज़रियाब ने कहा। हाँ ठीक है, रस्मक ने जवाब दिया। उसके बाद वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। इस तहखाने में ज़रियाब को एक वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन रस्मक गुजरने वाले एक एक मिनट से वाकिफ था। सूरज गरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो खुशनुमा को लेकर चला गया। 1 घंटा गुजरने के बाद कुंदन भी ज़रियाब को लेकर एक और रास्ते से बाहर आ गए। इस तरफ टीले के सामने नशीब में लहलहाते हुए खेत थे। वो टीले से उतरकर खेतों के किनारे पर आ गई। कुछ ही देर के बाद रस्मक 3 घोड़े लेकर वहां पहुंच गया। तुम घुड़सवारी कर सकती हो? रस्मक ने ज़रियाब से पूछा। हाँ, शौकिया तौर पर घुड़सवारी सीखी थी, ज़रियाब ने जवाब दिया। तो लो संभालो ये घोड़ा। रस्मक ने अपने घोड़े से उतरकर एक सफेद घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी। घोड़े पर जेन कसी हुई थी, वो घोड़े पर सवार हो गई। कुंदन और रस्मक भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और वो तीनों हवेली की तरफ रवाना हो गए। ज़रियाब सोच रही थी कि वो वाकई जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रही थी। हवेली के करीब पहुंचने तक उन्हें कोई दुश्वारी पेश न आई थी। उन्होंने घोड़े दरख्तों के साथ बांध दिए और तरीकी ही में हवेली की तरफ चलने लगे। खुफिया रास्ते के करीब पहुंचकर रस्मक ने अपने कंधे पर लटके हुए थैले में से एक टॉर्च निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। एक टॉर्च उसके पास थी। पत्थर हटाकर खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपनी अपनी टॉर्च रोशन कर ली और ज़ेरे ज़मीन सुरंग में चलने लगे। कुंदन सबसे आगे थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक जगह सुरंग से बाहर आ गए। सुरंग से बाहर आने से पहले उन्होंने अपनी अपनी टॉर्चें बुझा दी थी। रस्मक के दाएं तरफ हाथ में एक चाकू नजर आ रहा था। हवेली पर सन्नाटा था। तारीकी और सन्नाटे में हवा की साए साए दिल पर खौफ सा तारी कर रही थी। ज़रियाब आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में चारों तरफ देख रही थी। वो कमरा किस तरफ है जहां बाबा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? कुंदन ने ज़रियाब का हाथ दबाते हुए सरगोशी में पूछा। मेरे साथ आओ, ज़रियाब कहते हुए एक तरफ चलने लगी। 2-3 इमारतों के पास से घूमकर वो एक जगह रुक गए। तकरीबन 20 गज दूर एक कमरे की खिड़की से जर्द सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ज़रियाब चंद लम्हे उस तरफ देखती रही, फिर बोली, मेरा ख्याल है वो गोपांग का कमरा है, उस तरफ आओ। वो एक और इमारत के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गए और फिर कुत्तों की गिराहटें सुनकर वो तीनों ठटक कर रुक गए। कुत्तों की गिराहटों से यूं लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहे हो। चप्पड़ चप्पड़ की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो तीनों आवाजों की तरफ देख रहे थे। फिर उन्हें वो कुत्ते नजर आ गए जो अपने सामने पड़ी हुई किसी चीज को खा रहे थे और गालिबन इसीलिए वो कुत्ते इन पर नहीं लिपके थे। अलबत्ता कराते हुए वार्न दे रहे थे कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ज़रियाब ने टॉर्च चला ली। रोशनी का दायरा उस चीज पर पड़ा जिस पर कुत्ते मुंह मार रहे थे। उसने टॉर्च फौरन बुझा दी, लेकिन एक लम्हे की रोशनी में उसने जो कुछ देखा था वो उसे दहला देने के लिए काफी था। वो हुरमत चौधरी की लाश थी जिसे कुत्ते चीर फाड़ रहे थे।